इंडिया की पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस होने की एक लंबी तारीख है। बहुत ज़्यादा हम पीछे ना भी जाएं तो ये जो समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग का वाक़या है, पहले सिर्फ उसी को ही पकड़ लें और फिर ये टीटीपी और वीएलए वाले वाक़यात को साथ जोड़ लें। और मोस्ट रिसेंट जो एक बरतानवी अखबार की ख़बर से चीज़ बाकायदा रजिस्टर की गई थी, वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल कोई 20 से ज़ायद केसेस, तो अब तक मेरे ख्याल है 24-25 केसेस हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर असैसिनेशन की। वैसे ही जैसे उन्होंने एक सिख लीडर को कैनेडियन लैंड के ऊपर, कैनेडियन सॉइल के ऊपर जाकर वहाँ उसको मारा, वैसे ही कुछ 24-25 लोगों को पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर वो कत्ल करवा चुके हैं। पाकिस्तान को अपना केस मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जब दुनिया दहशत गर्दी की बात करती है, पाकिस्तान से कहते हैं पाकिस्तान से दहशत गर्दी जाती होगी, क्योंकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। मुतनाज़ा इलाका की हैसियत जहाँ पे भी दुनिया में हो वहाँ पे रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है, हुर्रियत की तहरीकें चलती हैं, और यहाँ पे भी चलती हैं, क्योंकि कश्मीर के ऊपर तो गासबाना कब्ज़ा उसका है। जब से वो मामला शुरू हुआ आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अब तो नेक्स्ट स्टेप हो गया हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद के। लेकिन पाकिस्तान जो दहशत गर्दी भारत पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर करता है, उसका केस शायद पूरी दुनिया के सामने उस मौसर अंदाज में अभी तक पेश करने में कामयाब नहीं हुआ। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बीएलए की फंडिंग कौन करता है, टीटीपी को असला और हथियार कौन देता है, हमारी बेसिस जो अटैक हुई उसके पीछे इंटेलिजेंस देने वाला कौन था, ये लंबी एक कहानी है। एक एक केस आप उठाना शुरू करें ना, वो आइज़ ऑन द स्काइज़ किसने हिट की थी, अब हमारे पूरे वैक्स का सिस्टम था, उनको बेसिस के ऊपर हिट करने के लिए इंटेलिजेंस किसने प्रोवाइड की थी, रिसोर्सेज किसने दिए थे। इसके ऊपर एक बाकायदा पूरी बना के ना मोटी सी एक किताब वो पूरे वेस्टर्न कैपिटल्स में जानी चाहिए। डेलीगेशन भेजने का तो फैसला किया, लेकिन साथ सबूत और शवाहिद जाने चाहिए और एक एक इवेंट की तफसील जानी चाहिए कि ये ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम तो इस्लामी था, लेकिन इसके पीछे पैसा, हथियार और इंटेलिजेंस देने वाला वो सरहद के पार दूसरी तरफ बैठा हुआ था। मौसर तरीके से काम करना चाहिए। अब जंग के बाद जो कुछ सूरत हाल है, जंग के बाद की सूरत हाल ये है कि मोदी शदीद दबाव का शिकार है, क्योंकि वो आया ये था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने आया था, सबक खुद उसको मिल गया। अब वो डोमेस्टिक जो उसकी ऑडियंस है उसको क्या चीज़ बताए। जहाज़ गिरे हैं, पूरी दुनिया कह रही है जहाज़ गिर गए। राफेल वो एक शो पीस लेकर आए थे कि ये हमारा सबसे तगड़ा हथियार है, पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी। ब्रह्मोस है हमारे पास, सुपरसोनिक है, ये तो पाकिस्तान इसके आगे टिकेगा ही नहीं। लेकिन वो सब कुछ होते हुए उसके 5 जहाज़ भी गिर गए और मोस्ट मॉडर्न वाला उसका जो इक्विपमेंट था वो डिस्ट्रॉय हुआ। S-400 जो अभी तक दुनिया में तबाह नहीं हुआ था, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, वो हमारे गए पायलट्स उन्होंने उड़ा दिए, 2 उनकी बैटरीज उड़ा दी। अब उसके पास क्या है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बेचने के लिए। तो एक दबाव, शदीद ख़तरे वाली कैफियत जो है अभी कि सरहद पार से दोबारा कोई दहशत गर्दी हो, अफ़गानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में कुछ इंटरफेरेंस करे या LOC के ऊपर कुछ इश्ताल अंगेज़ी हो, दोनों का ख़तरा बदस्तूर मौजूद है और शायद पहले से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मोदी वल्नरेबल जितना होता जाएगा उतना किसी एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाने के ख़तरात ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। ये हमारा एक नेशनल लेवल के ऊपर स्लोगन रहना चाहिए कि पानी ज़िंदगी है, और हम अगर उसकी खातिर प्यासे रह के मरना है तो बेहतर है लड़के आज ही मर लें। ये मेरा ख्याल है, इस पर दो राय नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए। आर्मी चीफ से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर बंदे तक एक बात ही कहनी चाहिए कि पानी हमारी ज़िंदगी है। जो उसको रोकेगा तो फिर जंग है हमारे साथ, खुली जंग है। तैयार हैं, कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। तो आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ को डिस्कस करते हैं कि वॉर हिस्टेरिया बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर उससे भागना नहीं चाहिए, फिर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि दोनों तरफ पहले समझाने की कोशिश करें कि ये जंग से इंसानों की ज़िंदगी जाएगी, उतने ही इंसान इधर जाएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा उधर जाएंगे। तो ये कोई अक्लमंदी की, समझदारी की बात नहीं है। इंगेजमेंट वाला रास्ता बेहतर होता है। लेकिन अगर दूसरा फ्रीक जो है वो आपके ऊपर जंग मुसल्लत करता है तो फिर डट कर मुकाबला करिए ताकि आइंदा उसको हिम्मत ना हो। सर, आपसे स्टार्ट करते हैं आज PTI वालों से। आप डिजिटल दहशत गर्दी के बाद अब आपने कौमी खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम देना शुरू किया है, तो आज आप ही से शुरू करते हैं। इस सारी सिचुएशन में क्या रिस्पांस होना चाहिए पाकिस्तान का, जो कुछ हुआ, और अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, रिस्पांस तो आपका अब भी मोदी डिटर्मिन करेगा, क्योंकि मोदी की जो RSS वाली आइडियोलॉजी है वो उसको बैठने नहीं दे रही। और अब तक जितनी गैर मुसद्दक़ा खबरें आ रही हैं कि अभी भी वो स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, मतलब इवन UAE की सरजमीन से जो है ना असला जा रहा है, जो इसराइल हार्डवेयर भेज रहा है वो इकट्ठा कर रहा है। तो वो किस लिए इकट्ठा कर रहा है, मतलब उसका एक है टारगेट। और मोदी की आप देखें ये 3rd टर्म है, उसका मतलब कैरियर का एंड है, और टर्म है उसकी 2029 तक। और इतनी बड़ी हजीमत आप
को अपनी इनिंग्स के स्टार्ट में ही मिल जाए, जिसमें ना सिर्फ वो अपोजिशन को फेस कर सकता है बल्कि अवाम में आने वाले इलेक्शंस के लिए उसकी जमात को प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे हरीफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसने स्ट्राइक करना ही करना है। उसको आपका ख्याल है दूसरी स्ट्राइक की तरफ जाएगा, दोबारा 100% जाएगा। मैं समझता हूँ कि अभी उन्होंने आपकी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया है। जिस तरह से उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था और उसका उन्हें भरपूर जवाब मिला, अब वो सारी कैपेबिलिटीज़ को टेक इनटू अकाउंट, बल्कि अब एक आज या कल में ही खबर लगी हुई थी वेस्टर्न मीडिया की कि वो इस वक्त फ्रांस पे जोर दे रहा है कि हमें अपने जहाज़ों के सोर्स कोड दें। तो क्यों इस चीज़ का प्रेशर कर रहा है? बेसिकली वो और आगे जाने की कर रहा है कि किसी तरह की उनके ना जहाज़ों में कोई इंटरफेरेंस हो, ना मामलात हो। तो इस तरह के अज़ाइम है। और साथ ही साथ देखें कि इस जवाब के बाद दहशतगर्दी बलूचिस्तान में तो उसी तरह से चल रही है। चाहे हम खबरें सप्रेस करें जो है, हम क्यों नहीं इंडिया को टेक इनटू अकाउंट कर रहे? क्यों नहीं हम उनके सामने रख रहे कि ये अकाउंट्स है, इधर इधर से फंडिंग हो रही है, आपका जो हाजिर सर्विस बंदा हमारे पास सज़ा याफ्ता मुजरिम के तौर मौजूद है, आप हमारी सरजमीन पे कंटिन्यूसली इंटरफेयर कर रहे हैं। ना हमने जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़े को उस तरह से यूटिलाइज़ किया, ना आज होने वाली दहशतगर्दी को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कुलभूषण यादव वैसे एक तो वो है ना जासूस हमने अपनी सरजमीन पे पकड़ा। ये जो समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग थी उसके अंदर जो दो उसके मास्टरमाइंड थे, एक उसमें सर्विंग उनका आर्मी का कर्नल था, कर्नल पुरोहित, और दूसरा वो स्वामी असीमानंद था जो उनका मजहबी पेशवा था। तो ये एक लंबी तारीख है। ये तो वो वाक़या ना जो बड़े नोन है कि 55 मुसलमानों को जिंदा जला दिया था। हम मेरे ख्याल में दुनिया के सामने, आबिद शेर अली साहब आपसे भी चाहूँगा इसके ऊपर है, दुनिया के सामने उतना तगड़ा हमने ये केस पेश ही नहीं किया। हम बड़ा ठंडा पड़ जाते हैं कि वहाँ समझौता एक्सप्रेस जला दिया, कोई नहीं। हमें इस पे जम के ज़रा बात तगड़ी करनी चाहिए कि बताएं दुनिया को। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी 71 की जंग के बाद का बदला भी ना सिर्फ बदला लिया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने हमारी जो टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान का लोया मनवाया, बल्कि उनको बताया है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की आर्मी है, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी आर्म फोर्स ऑन दिस प्लानट। इसमें किसी को कोई गुमान या वहम था ना थोड़ा सा, वो भी मलिक साहब निकल गया। और ये देखें अभी आप जो फरमा रहे हैं, ये जो भारत की एक सेल्फ डोमिनेशन थी इस पूरी टेरिटरी में, जैसे इंडो पाक कह ले, जो पूरी एशियंस बेल्ट के अंदर, तो एक वो बदमाश टाइप वो होता नहीं, गुंडा, गली का गुंडा जो ऐसे ही हर एक को ललकारता जाता है। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम एक अमन पसंद मुल्क है, और दुनिया ने भी देखा कि उन्होंने एक खुद ही पहलगाम का वाक़या करवाया, और वो उन्होंने हमें कोई फ़लस्तीन समझ लिया था, या हमें कोई ऐसे ही अरब रियासत समझ लिया था, सीरिया समझ लिया था कि वो पाकिस्तान, या यूक्रेन समझ लिया था कि वो पाकिस्तान को इस तरह दबा लेंगे। लेकिन हमारी बहादुर फ़ौज ने, हमारे मीडिया ने और पूरी कौम ने यकसुई के साथ मलिक साहब एक पेज पे खड़े होकर अपने दुश्मन का ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया,